नमस्कार दोस्तों, हिमालय एजू हब परिवार आपके लिए लेकर के आया है एक बहुत बड़ी सौगात। फर्स्ट ग्रेड जो अपन फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज जो ऑफलाइन सेंटर पे जो चालू है और जारी है, इसके ऑफलाइन पेपर्स का सभी सब्जेक्ट विषयों का सॉल्यूशन आपके लिए हिमालय एजू हब परिवार ऑनलाइन यूट्यूब पे लेके आ रहा है, जिससे आप सभी को, जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, वो सभी को फायदा मिलने वाला है। मैं इस बहुत एक अविश्वसनीय पहल जो हिमालय एजू हब परिवार ने शुरू की है, इसके लिए मैं भी उनका दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग विषय के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट पेपर में, उसके पेपर नंबर 9 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। एक रिसेप्शन में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है, कुल 406 बार हाथ मिलाए गए, तो बताएं कि रिसेप्शन में कितने व्यक्ति शामिल थे। तो ध्यान से सुनो, ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो व्यक्तियों की संख्या से पूछा जाता है हमें टोटल कुल घटनाएं, और एक हमसे पूछा जाता है कुल घटनाओं से संख्या कितनी होगी। हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है, कुल 406 बार हाथ मिलाया, यानी टोटल घटनाओं के होने की बात दी गई है, कितने व्यक्ति शामिल थे यानी हमें संख्या पूछी गई है। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें बिल्कुल एक छोटी सी बात याद रखनी है। फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 1/2 बराबर टोटल घटनाएं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। अगर फॉर्मूले बेसिस पे जाओगे, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन उठा लेते हैं, 26 गुणा 26 माइनस 1 करेंगे 25/2, इसको काट देंगे ये 13 बार। 25 का 13 से गुणा करना है, 13 5 65, 13 दूनी 26, 26 से 32, 325 बार। लेकिन हमारे को पता है कितनी बार आना चाहिए, 406 बार। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो 29 कैंडिडेट आएंगे। 29 इंटू 29 माइनस 1, 28 बटा में कितना 2, काटेंगे कितना 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 406, 406 बार। हमारा आंसर क्वेश्चन का आने वाला है डी ऑप्शन 29 कैंडिडेट। दूसरा प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न है, एक फॉर्म पर जानवर और मजदूर हैं, गणना करते हैं तो दोनों के सिर मिलाकर 120 आते हैं, पैर गिनने पर उनकी संख्या 340। बताओ वहां पे कितने जानवर होंगे। हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से अप्लाई करना है अपने कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, दो तरीके दे देता हूं आपको, जब भी एग्जाम में कभी आए तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो मान लीजिए कि वहां पे मजदूर जो हैं उनकी संख्या मान लो कितनी है, x है, तो फिर जानवर कितने बचेंगे, जानवरों की संख्या कितनी होगी। तो जानवरों की संख्या निकाल लो 120 माइनस x, क्योंकि टोटल 120 है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम करें तो टोटल पैर गिनने के लिए ध्यान से सुनना, क्या है पैर, एक मजदूर के 2 पैर हैं, तो मजदूर की बात करेंगे तो x का डबल हो जाएगा, x इंटू 2 हो जाएगा। अगर जानवर की बात करेंगे तो एक जानवर के 4 पैर होंगे, 120 माइनस x, जानवरों के 4 से गुणा कर दो, यहां इनको जोड़ेंगे तो टोटल पैरों की संख्या आ जाएगी 340 दिया हुआ है। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे, चाहे मजदूर पूछे चाहे हमसे जानवर पूछे। चलिए सोल्व करते हैं। ये हो गया कितना 2x, इनको करोगे तो 12 4 48, 480 माइनस का 4x और बराबर में इधर आ गया 340। इसको इधर भेज दो तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, 480 340 तो माइनस का 140, 2x प्लस का 4x माइनस का तो माइनस का 2x, ये कट गया, 2 का यहां डिवाइड लगा दो, x की वैल्यू आ जाएगी 70, यानी कि x आ गया 70, मजदूरों की संख्या आ गई 70, 120 माइनस 70, ये देखो x की जगह
यहाँ पे 70 लगा दो, कितना आ जाएगा 50। तो यहां से जानवर कितने हैं 50, मजदूर कितने हैं 70, दोनों आंसर आ गए। कोई सा भी पूछा है जानवर कितने हैं, जानवर हैं 50, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। या तो ये तरीका लगाओ, ये नहीं लगा सकते तो देखो एक और बेसिक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या बताए हैं, एक तो है जानवर और हमसे जानवर पूछे हैं, तो जानवर मान लो सारे के सारे जानवर हैं, ऐसा भी मान सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात। चाहे मजदूर निकाल लो तो सारे के सारे मजदूर मान लेना, जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें ठीक लगे, जिधर से तुम्हारा प्रश्न ठीक हल हो जाए। देखो कैसे, मान लिया कि सारे के सारे मजदूर ही हैं, कितने हैं 120, मान लिया सारे 120 मजदूर हैं। मजदूरों के पैर होते हैं दो दो, तो ये पैर हो गए 240। अगर 120 के 120 मजदूर होंगे तो उनके दो दो पैर के हिसाब से पैर होंगे 240। लेकिन हमें कह रहा है पैर 340 हैं, पैर हैं 340। तो अगर मजदूर होते तो 240 होते, तो माइनस 240 करोगे तो 100 पैर हमारे पास अतिरिक्त हैं, 100 पैर एक्स्ट्रा बताए गए हमें। ये जो एक्स्ट्रा पैर हैं ये किसके हैं, ये जानवरों के पैर हैं, क्योंकि जानवर के तो मजदूर से ज्यादा पैर होंगे, क्योंकि मजदूर के तो 2 होते हैं, जानवर के 4 होते हैं। कितने एक्स्ट्रा पैर हैं, 1 के 2 हैं, टोटल कितने हैं 100, 1 के 2 एक्स्ट्रा हैं तो 2 से काट दो, तो कितने जानवर अतिरिक्त 50। तो ये लो जी, मजदूरों की संख्या निकालनी है, मजदूर 120 माइनस 50 कितने हो गए 70, 70 मजदूर हैं, जानवर 50 हैं। कोई सा भी पूछा है जवाब दे सकते हो, बड़े आसानी से आंसर निकल जाएगा। फॉर्मुलेशन भी होता है, खूब सारे पैटर्न होते हैं, आप इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 70 क्या कह रहा है, एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल 1 मैच खेलता है, कुल कितने मैच खेले जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे संख्या से घटना पूछी गई है, पिछले क्वेश्चन में क्या बताना था, घटना से संख्या बतानी थी। 6 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, संख्या है 6, फॉर्मूला याद करो n इंटू एन माइनस 1/2, याद आ गया। तो संख्या 6 है, n की वैल्यू 6 है हमारे पास, 6 गुणा 6 माइनस 1 बटा में 2, तो 6 गुणा 6 माइनस 1 5 बटा में 2, 2 से काटेंगे 3, 5 3 15, यानी कि 15 मैच होने हैं। कुल कितने मैच खेले जाएंगे, 15 मैच खेले जाएंगे। लो जी भैया, कितने मैच खेले जाएंगे, 15 मैच खेले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल थॉट हो गया, समझ गए ना। एक जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं, संख्या से घटना, घटना से संख्या, दोनों तरफ से। अगर घटना देके संख्या पूछे तो फॉर्मूले में घुसने की बजाय ऑप्शन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर इजी आएगा। संख्या से घटना पूछ रहा है तो संख्या के फॉर्मूले में संख्या अप्लाई कर दो, आंसर फटाफट आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है आपका 71, देखिए क्या कर रहा है। एक 229 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, तो लेकिन दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर बंदर को पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा, यानी बंदर टोटल कितनी देर में खंबे के ऊपर पहुंच जाएगा। सबसे पहले देखो एक वास्तविक प्रक्रिया क्या कहती है और उसको हम फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। हमें चढ़ना है बंदर को 229 मीटर, समझ गए बात को। एक बार में 4 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर घटा लिया हमने, 225 मीटर। मैं ये एक बात कहने वाला हूं कि अगर 225 मीटर चढ़ गया तो जस्ट उसके अगले मिनट में 4 मीटर चढ़ते ही टोटल 229 मीटर हो जाएगा। तो पहला काम हमारा है कि 225 मीटर चढ़ाया जाए। अब बात करते हैं कि कैसे चढ़ेगा। 4 मीटर चढ़ा प्लस 4 मीटर हुआ, 1 मीटर खिसक गया, 1 मीटर खिसक जाता है, तो टोटल चढ़ा वो 3 मीटर, टोटल चढ़ा 3 मीटर। और इस पूरे काम में 2 मिनट लग गए। कितना मिनट लग गए, 2 मिनट, क्योंकि पहली मिनट में चढ़ा, दूसरी मिनट में फिसला, तो टोटल घटना 2 मिनट की होगी। 2 मिनट में 3 मीटर, तो देखो 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, ठीक है। 1 मीटर चढ़ने में 2/3,
3 और इसको पहले चढ़ाओ 225, तो 2/3 गुणा 225। ठीक है, काटो इसको, 3 7 21, 3 5 15, यानी ऐसा करेंगे तो 150 मिनट लगेंगे। कितना मिनट? 150 मिनट। 150 मिनट में चढ़ेगा 225, लास्ट मिनट में चढ़ेगा 4 मीटर, तो लास्ट मिनट इसमें जोड़ेंगे तो 1 मिनट जो 4 मीटर वाली है ना उसको और जोड़ दो, टोटल 151 मिनट में वो पूरी अपनी खंबे की चढ़ाई पूरी कर लेगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा प्रश्न जब भी आए तो या तो आप इस तरीके से हल करो, नहीं तो क्या होता है देखो, एक और तरीका क्या कहता है, कुल ऊंचाई माइनस चढ़ाई। चढ़ाई समझ जाओगे ना कि चढ़ा कितना, इतना कर लेना, फिर चढ़ाई माइनस फिसलन कि चढ़ा कितना और गिरा कितना। ठीक है, इनटू में आएगा टाइम और प्लस कितना 1। ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है। करना क्या है, कुल कितना चढ़ना है उसमें से कितना वो एक बार में चढ़ता है वो घटा लो, फिर नीचे क्या लाओ, चढ़ाई माइनस फिसलन, फिर नीचे गुणा में टाइम प्लस 1। इसको कैसे करेंगे, कुल चढ़ना है 229, एक बार में चढ़ाई 4 मीटर, फिर एम हटा देता हूं, कैलकुलेशन ये लो जी, चढ़ाई हुई 4 मीटर, फिसलन हुई 1 मीटर, ऐसा किया। और इस घटना में टोटल टाइम 2 मिनट का लगता है, प्लस कितना 1। ये हो गए कितने, ये कितना हो गया 225, 225 में भाग लगाना है 3 का, आगे टाइम के लिए इंटू 2 प्लस में कितना 1, इसको काटेंगे 75, 75 दूनी 150 प्लस 1, तो ये आ गया 151 मिनट। तो इससे भी आप सोल्व कर सकते हो, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका बेसिक तरीका हो जाएगा। फटाफट से काम हो रहे हैं ना, फटाफट से कैलकुलेशन कर लोगे, अच्छे नंबर के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, है ना। तो ये आपके 9 नंबर पेपर के जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन। अगला जो टॉप आपका पेपर था टेस्ट नंबर 10, डाटा एनालिसिस का, इसके अंदर क्वेश्चंस आए थे, आपने देखे होंगे, ऑब्जर्व किया होगा, क्वेश्चंस करने की कोशिश भी करी होगी। तो इसमें क्या आएगा आंसर, क्या होगा क्वेश्चन, वो देखना है। पी क्यू आर एस व टी में कौन सबसे भारी है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हमें 1 नंबर 2 नंबर ये 2 डाटा दिए, क्यू आर और टी से वजनदार है। क्यू किससे वजनदार है, आर और टी से वजनदार है, किंतु केवल एस से हल्का है। ये जो क्यू है ना ये केवल एस से हल्का है, केवल एस से हल्का है। केवल किससे हल्का है, एस से हल्का, मतलब क्यू से भारी एक ही आदमी है। हमसे पूछा था कौन सबसे भारी है, तो इस डाटा के आधार पे हमें क्लियर हो गया कि एस है वो सबसे भारी होगा, क्योंकि क्यों तो एक ही आदमी से हल्का है, वो है एस, एक ही आदमी से हल्का है वो, इसका मतलब सबसे भारी कौन है, एस सबसे भारी हो गया, एस सबसे भारी हो गया। यही हमसे पूछा था कौन सबसे भारी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो पॉइंट है वो हमें आंसर दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले पे रुक जाएंगे, हम दूसरा भी चेक करेंगे। उन्हें वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आर ऊपर से तीसरा तथा टी और पी से वजनदार है। 1 2 3 4 5 अवरोही क्रम होता है घटता, भारी से हल्का, अगर रखेंगे तो तीसरे नंबर पे आर, आर है वो टी और पी से वजनदार है। टी यहां आ जाएगा, पी यहां आ जाएगा, पी यहां होगा तो टी यहां होगा, लेकिन सबसे भारी कौन है इसका पता हमें नहीं चला। इसका मतलब इस दूसरे पॉइंट से हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, समझ गए बात को। तो यहां पे हमें क्लियर क्या हुआ कि पहला जो स्टेटमेंट हमें दिया था, पहला स्टेटमेंट हमें आंसर दे रहा है, लेकिन अगर दूसरे से चेक करें तो दूसरे से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो हमें ऑप्शन का चयन कैसे करना है,
कि ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, यदि केवल एक के तथ्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं जबकि दो के तथ्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही आंसर दिया है कि केवल एक जो है ना ये वाला, ये आंसर दे रहा है, लेकिन अगर हम केवल दूसरे का प्रयोग करें तो उससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो हमें तो आंसर चाहिए था वो केवल पहले से मिल जाएगा, बस बात खत्म। केवल एक पर्याप्त है, बात खत्म। तो ये दे रहा है केवल एक पर्याप्त, लेकिन दूसरा पर्याप्त नहीं है, तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला भी देखो क्या है, केवल दो, अगर केवल दूसरे से उत्तर आता, ऐसा हुआ नहीं। एक व दो तथ्य प्रश्न का उत्तर, यानी दोनों से अगर मिलके आंसर आता तो फिर हम सी कहते। एक व दो दोनों ही उत्तर के लिए पर्याप्त नहीं है, अगर दोनों से मिलकर भी आंसर नहीं आता तो हम डी देते, लेकिन हमारा आंसर पहले से आ रहा है, पहले से आ रहा है तो हम केवल एक बता देंगे। हो गया आंसर, आंसर आएगा इसमें ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वाटर के लिए कैसे कोड लिखेंगे। तो देखो, गिव मी वाटर का है NATOMOD और कम टू मी के लिए है टॉम NODA। ठीक है, मान लेते हैं दोनों में कॉमन क्या है, MEME। इसे कहते हैं अनफिक्स कोडिंग। कौन सी कोडिंग कहते हैं, अनफिक्स कोडिंग कहते हैं। MEME दोनों में मैच कर रहा है, तो इन दोनों में कौन मैच कर रहा है, TOM। तो हम ME के लिए तो कंफर्म है कि ME के लिए कोड हो गया TOM, लेकिन हमसे पूछा वाटर के लिए। वाटर के लिए कोड तब पता चलेगा, फाइनल तब होगा जब हमें गिव का कोड फाइनल हो जाए। अब गिव का कोड तो फाइनल हो ही नहीं रहा, NA भी हो सकता है, OD भी हो सकता है, तो वाटर का कोड भी NA या OD। तो आंसर नहीं मिल पा रहा, हमें आंसर नहीं मिल पा रहा, ना पहले से मिल रहा, ना दूसरे से मिल रहा, ना दोनों से मिल रहा। तो इसका मतलब आंसर जो होगा केवल एक गलत, केवल दूसरे से आंसर गलत, एक और दो दोनों से उत्तर ये भी नहीं मिला। दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है भैया, बिल्कुल दोनों मिलकर के भी आंसर नहीं दे पा रहे। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा कि एक और दो दोनों ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला एक और क्वेश्चन क्या दे रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमें एक डाटा दिखाई दे रहा है, डाटा में क्या दिया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट। ये पाई चार्ट क्या कह रहा है, कंपनी के विभिन्न खर्चों को विभाजन दर्शाता है, आरेख का अध्ययन करें, प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, देखना पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात क्या होगा। कच्चे माल, कच्चा माल है 30%, कच्चा माल कितना है 30%, और परिवहन पर किए जाने वाले, परिवहन पे है 15%। किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन से अनुपात कितना है, वेतन है 15%, कितना है 15%। तो देखो ये दोनों तो एक साथ दिए हैं, कच्चा माल और परिवहन, कच्चा माल और परिवहन मिला के हो गए 45%। इसका हमसे अनुपात पूछा है वेतन के साथ, वेतन है 15%, तो 45 और 15 का अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 3:1। लो जी, हमारा डी आंसर परफेक्ट हो जाएगा, 3:1। अगला देखिए, कंपनी पर ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है। ब्याज का खर्च निकालो, ब्याज पे होता है 10%, ब्याज पे हुआ 10%, और किराए पर खर्च हुआ, किराया है 5%, किराया जो है वो कितना है 5%। तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है ऐसा पूछा है। तो हमसे पूछा है कितना परसेंट ज्यादा है, 5%, ये 10%, ये इससे 5 ज्यादा है। एक बार के लिए हम यहां से इसको प्रतिशत को हटा लेते हैं। ये समझो आप कि ब्याज के 10 रुपए दे रहा है, किराए के 5 दे रहा है, तो कितने ज्यादा दे रहा है, 5 रुपए ज्यादा दे रहा है।
किससे ज्यादा दे रहा है? किराए से, यानी 5 से 5 ज्यादा दे रहा है। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगा तो 5 से 5 काटेंगे, 100%, 100% ज्यादा दे रहा है। ए आंसर इसका परफेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक पाई चार्ट, जिसे डीआई बोलते हैं हम, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स में भी आता है, कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स रीजनिंग एक जैसे ही सब्जेक्ट हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई विशेष इसमें चीजें पूछी भी नहीं है जो आपको कंफ्यूज करने लायक हो, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीजें सिखाएंगे आपको, लल्लन टॉप तरीके से सिखाने वाले हैं, ठीक है। अब आती है आगे आपका एक और पेपर नंबर 11। पेपर नंबर 11 में आपको घन घनाभ से रिलेटेड, घन घनाभ पाशा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब हम सोल्व करेंगे घन घनाभ और पाशा के बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा क्या है। 6 नंबर पे क्वेश्चन था, एक घन जिसके 2 आसन फलक रंगीन है। आसन फलक क्या होते हैं? आसन फलक क्या होते हैं? आसन फलक होते हैं मेरे भाई जो पास पास में होते हैं। जैसे ये क्यूब बना लिया हमने, और इस क्यूब में पास पास के 2 फलक, ऊपर और साइड वाले, ये 2 फलक मान लीजिए क्या है? कलरफुल है। इसको 64 समान छोटे घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन रंगीन नहीं हैं? क्या पूछा है? जिन पे कलर नहीं है, ऐसा हमसे पूछा गया है। कलर नहीं है तो कलर, बिना कलर वाले बाहर कर देंगे। तो देखो एक बात समझिए, 64 है, इसका मतलब कुल घन, ध्यान से सुनना और समझना, टोटल क्यूब्स दिए हैं 64। कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला n क्यूब होता है। n क्यूब 64 है तो n की वैल्यू 4, यानी इसके जो डायमेंशंस आएंगे क्यूब के, लंबाई पे 4, चौड़ाई पे 4, ऊंचाई पे 4। हो गई बात समझ में? क्लियर है? अब आते हैं बात कि यहां पे हमारे पास कितने घन रंगीन नहीं है। कलर कलर वाले ऊपर वाली सतह निकालो। एक तो ऊपर वाली साइड करेंगे, तो ऊपर वाली को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ऊपर वाली सतह, ऊपर वाली सतह पे, ऊपर वाली सतह को गिनोगे तो 4 गुणा 4, ऊपर ही ऊपर 16 घन मिलेंगे आपको, ठीक है। और यहां पे दाई वाली सतह पे, दाई वाली सतह पे, दाई वाली सतह गिनोगे तो 16 नहीं गिने जाएंगे अब। क्यों? क्योंकि ऊपर की एक लेयर गिन ली हमने। तो हाइट में बचे 3 और डेप्थ में बचे 4, तो ये आएंगे 4 तिये 12, यानी कि टोटल अगर हम गिने तो 38 घन, 38 घन ऐसे हैं, 16 12 28, सॉरी 28 घन ऐसे हैं जिन पे रंग है। 28 घन ऐसे हैं जिन पे कलर है। हमारे पास कितने थे? 64। 64 में से 28 लेस कर दो तो ये आएंगे 30 20 36, है ना। टोटल ये आ जाएंगे, 64 में से 28 घटाएंगे 36 बचेंगे। 36 ऐसे क्यूब बचने वाले हैं जिसकी कोई भी सरफेस पे कलर नहीं मिलेगा। बिल्कुल इजी हो गया भाई। हम प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मुलेशन की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले को अगर हम टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो फिर निचोड़ना पड़ेगा, बिना निचोड़े आंसर आ जाएगा। टोटल कितने थे? 64। हमने n निकाल लिया। n निकालना क्यों जरूरी है? हर क्यूब का एक डिवाइडेशन पता चल जाएगा कि एक साइड में कितने क्यूब काटे गए हैं। 4 इधर 4 इधर 4 इधर, यानी LBH 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब बात आती है कि ऊपर रंग है और साइड में, राइट साइड में रंग है। आसन का मतलब होता है पास पास की दो दीवारें, दो दीवारें जो ज्वाइंट होती हैं, ऊपर छत पे रंग हो, इधर दीवार पे, तो ये आसन सतह कहलाती हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऊपर वाले गिनोगे तो 16 16 16। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से ये ऊपर ऊपर की दीवार छत काउंट हो गई। अब इधर जो बचा ना, एक तो गायब ही हो गया, इधर तो अब 3 ही बच रहे हैं। अब 3 इधर के डेप्थ में कितने हैं? ये 4। तो पीछे वाला पूरा काउंट करने के लिए 4 गुणा 3 12 क्यूब इधर मिलेंगे। 12 और 16 28 हो जाएंगे। 64 में 28 घटा दो और 36 क्यूब हमें साइड से प्राप्त हो जाएंगे जिन पे रंग नहीं है। अगला प्रश्न क्या दिया है? दिए गए पासे में प्रसारित रूप दिया गया है, पासे के रूप में परिवर्तित किया जाए तो कौन सा पासा बन सकता है? बन सकता है ऐसा हमसे पूछा है। 1 3 2 4 6 5, इसे हम ओपन डाइस कहते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, ओपन डाइस, खुला पासा कहा जाता है। और खुले पासे का कॉन्सेप्ट ये होता है एक छोड़कर एक, फिर से सुन लीजिए क्या होता है, एक छोड़कर एक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो एक के बाद तीन, दो का चार, छह का पांच, ये अपोजिट हो गए, दो के चार, छह के पांच, ये अपोजिट मिल गए। अपोजिट को कैसे चेक करते हैं ऑप्शन में, कि जो भी अपोजिट होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। अगर हमें इनमें से बात करूं कि ऊपर सतह पे एक दिखेगा तो तीन नीचे जाएगा, तीन दिखाई नहीं देगा। अगर तीन ऊपर लिखा हुआ है तो एक नीचे जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। यानी ऑपोजिट सरफेस पे जो भी नंबर लिखे हुए हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, वो कभी भी एक साथ सामने दिखाई नहीं देता है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं। यहां 6 आ रहा है, 5 दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें देखो 2 और 4, ये वाला पार्ट एक साथ दिख रहा है। कौन सा पासा बन सकता है, लेकिन ए तो नहीं बनेगा, क्योंकि 2 के साथ 4 तो दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दिखेगा तो 4 को गायब होना पड़ेगा, 4 दिखेगा तो 2 को गायब होना पड़ेगा। ऑपोजिट कभी साथ में दिखाई नहीं देते। अगले की बात करते हैं, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आप देखेंगे तो 6 और 5 एक साथ आ रहे हैं, 6 और 5 एक साथ आ रहे हैं, ये भी नहीं आ सकता। इसमें आप देखेंगे 2 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन, 6 और 5 फिर एक साथ दिख रहे हैं, ये भी नहीं बनेगा। तो बात समझ में आ गई क्या, ऑपोजिट जो होते हैं, ऑपोजिट सरफेस पे कुछ भी लिखा हुआ वो साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर पे क्या क्वेश्चन मिला आपको, एक 8 सेमी भुजा का ठोस घन जिसकी विपरीत फलक लाल नीले काले रंग से रंगी हुई है, 2 सेंटीमीटर के बराबर घनों में काटा जाता है। ऐसे घन जिनकी 2 फलक काले रंग से रंगी हो, काले रंग से 2 फलक पे काला रंग। देखिएगा पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, 2 साइड में काला रंग चाहिए भैया। क्वेश्चन का कहना है कि मुझे 2 फलक पे काला रंग चाहिए, ये क्यों बना लिया। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है लाल नीला काला, और वो भी कैसा है, साफ कहा है विपरीत फलक पर। क्या कहा है, विपरीत, लाल ऊपर होगा तो लाल ही नीचे होगा, ठीक है। दूसरा रंग है नीला, नीला लेफ्ट में होगा तो नीला ही राइट में होगा। तीसरा रंग दिया है काला, काला पीछे की सतह पे होगा तो काला ही आगे की सतह पे होगा। तो हमने देख लिया कि ये ऐसे हमारे रंगों के क्या हो गए, कॉम्बिनेशन बन गया। अब हमसे कहा ऐसे जिसकी 2 साइड में काला रंग मिल जाए। आप किसी भी दो कहां सरफेस कहां कनेक्ट होंगी, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे 3 होती हैं, कोर पे, कोर यानी साइड भुजा जिसे कहते हैं। इस पे देखो लाल नीला, इस पे देखो लाल नीला, इस पे देखो लाल काला, इस पे देखो लाल काला, यहां देखो नीला लाल, यहां देखो काला लाल, यहां देखो काला लाल, यहां देखो लाल नीला। यानी जितनी 12 भुजाएं है ना, 12 की 12 भुजाओं पे पीछे काला नीला, इधर देखोगे नीला काला, इधर देखोगे नीला काला। आप कोई भी 12 भुजाओं का कॉम्बिनेशन ढूंढो, कोई भी 12 भुजाओं का, किसी भी 12 में से, इधर देखोगे सामने काला साइड में नीला। 2 ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन पे नहीं है जहां दोनों साइड काला हो। अगर दोनों साइड अगर काला नहीं है तो कंफर्म है ऐसा कोई भी क्यूब अवेलेबल नहीं होगा और हमारा आंसर 0 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दिए गए 3 पासों के तल में कौन कौन से अंक होंगे, है ना। तो 3 पासों में तल में कौन कौन से अंक है, ऐसा हमें बताना है। तो देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दिख रही है इस क्वेश्चन में, कि यहां पे आप देखिए तल में पूछा है तो जो ऊपर होगा ना उसका ऑपोजिट हमें तल में मिलेगा। तो ऊपर ही ऊपर कौन है, ऊपर ही ऊपर सब में 4 दिख रहा है हमें, ऊपर ही ऊपर सब में कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 का ऑपोजिट हमें तल में मिलने वाला है। 4 का ऑपोजिट, 4 ऊपर है तो नीचे क्या मिलेगा वो हमें ढूंढना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, तीनों में ऊपर सेम डिजिट आ रही है। तो पासे की कितनी भी स्थितियां क्यों ना बनाई जाएं, एक अगर डाइस के मल्टीपल सिचुएशन बनाएंगे तो जो एक पर्टिकुलर नंबर का अपोजिट होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। ऊपर 4 है तो नीचे यहां जो होगा वही यहां मिलेगा और वही यहां मिलेगा। तो तीनों में सेम संख्या, सेम नंबर नीचे मिलने वाला है। बात समझ में आ गई ना। नीचे क्या मिलेगा, ऊपर 4 है तो अब देखो तीनों में सेम आएगा,
सेम आएगा तो तीनों में सेम हमारे पास एक ही ऑप्शन में है। ये तो वो तरीका है जिसमें आपको कोई बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही। बुद्धि लगानी पड़े तो लगा लो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमें दो कोई भी सरफेस कॉमन मिल जाए, कॉमन मिलने का मतलब सेम सेम डिजिट वैल्यू कुछ भी सेम सेम लिखा हुआ हो, तो इधर कौन बच गया 3, इधर बच गया 1, तो 3 के अपोजिट 1 होगा, ये कंफर्म है। और चलो बैच करवाते, 4 3 पहले में, 4 3 लास्ट में, तो इधर बच गया 2, इधर बच गया 6, तो 2 के अपोजिट 6 होगा। देखो 1 3 2 6, तो बच गए 4 और 5, तो 4 का अपोजिट कौन है 5, ऊपर 4 है नीचे 5, ऊपर 4 है नीचे 5, ऊपर 4 है नीचे 5, तीनों में 5 5 5 आएगा, ए ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट हुआ। अब एक और क्वेश्चन है आपका डाइस का ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 3 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या है, 3 का ऑपोजिट आपसे पूछा है। अभी हमने बात करी थी कि ऑपोजिट कैसे निकालते हैं, दो दो सरफेस कॉमन कर दो, एक एक कॉमन कर दो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। अगर हम इन सबको कंपेयर करें तो यहाँ पे जो जो चीजें आपको सेम सेम मिलती हैं, जैसे मान लो पहले में 6 3 है, लास्ट वाले में 6 3 है, इधर 1 बच गया, इधर 2 बच गया, तो 1 का तो हो गया 2, ये तो अपना काम फिनिश। और ऐसे कौन कौन है जो और भी मैच खा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है, 1 3 1 3, इधर बच गया 6, तो इधर बच गया कौन 5, 1 का 2 हो गया, 5 का 6 हो गया, तो 3 के लिए बच गया 4। तो हमसे पूछा है 3 के विपरीत सतह पर कौन होगा, 3 के विपरीत सतह पे 4 होगा, 4 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। दैट्स इट, बात खत्म हुई। आसान क्वेश्चन आते हैं चाहे किसी भी टॉपिक से हो, बड़े आसान आते हैं, बस बात ये समझनी है हमें कि करने का तरीका, हमारी चीजें, हमारा दिमाग सही से काम करे। अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका है टेस्ट नंबर 12। टेस्ट नंबर 12 में भी घन और पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए गए थे। चलो देख लेते हैं फटाफट से। घन पासे घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आपको एक डाइस का क्वेश्चन दिखाया गया। इसमें क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार कौन सा सही होगा। इसके अकॉर्डिंग हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसको हमें वेरीफाई करना है। पहले हम ऑपोजिट निकाल लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में एक सरफेस कॉमन नजर आ रहा है, वो है ए। सिंगल सरफेस कॉमन होने पर क्या करेंगे वो समझ लीजिए। ए से अगर हमें चेक करना है तो ए से क्लॉकवाइज यहां पे और क्लॉकवाइज यहां पे। ए से शुरू किया, रास्ते में बी मिला, उसके बाद सी मिला, ए बी और सी। यहां चलेंगे तो ए ई और डी, ए के बाद हमें ई मिला, ई के बाद हमें डी मिला। तो अब आप देखिए बी का अपोजिट ई हो गया, सी का डी हो गया, ए के लिए बच गया एफ, तो ए का अपोजिट एफ हो गया। ए एफ अपोजिट है, बी ई अपोजिट है, सी और डी अपोजिट है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि कौन से वाले, इसमें जो 4 पार्ट दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन से में दिया हुआ है सही पेयर। ए का विपरीत ई है तो एफ है, तो ये तो गलत हो गया। ई के विपरीत सी है, ई के तो बी है, ये भी गलत हो गया। डी के विपरीत सी है, डी के विपरीत सी है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारे लिए परफेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा है। जब अभी देखो लास्ट जो पेपर था, पेपर नंबर टेस्ट नंबर 11 में हमने डबल डिजिट कॉमन से आंसर निकाले थे। 12 नंबर पेपर में हमने क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 30 में सिंगल सरफेस कॉमन करके हमने आंसर निकाले। जो यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं, मत होने दो, अपने कोई टेंशन ही नहीं है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे देखो, एक समान घन के 3 चित्र दिए हैं, घन के सभी फलक पर 1 से 6 तक की संख्याएं दी हैं, ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन को खोलने पर दिखाई देगी। ये बंद क्यूब है, इनसे हम ओपन करेंगे तो हमें कौन सा यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। 3 5 2, 3 5 1, 3 5 3 5 कॉमन है, इधर 2 1, 2 का तो 1 हो गया। इनमें से देखो 3 और 2, इधर भी 3 और 2, इधर 5 इधर 4, तो 5 के लिए 4 हो गया। 1 2
3 बच गया, 4 5 6 बच गया। ये हमारे सारे ऑपोजिट, दो दो कॉमन करके हमने आंसर निकाल लिए, सारे ऑपोजिट का पता लगा लिया सभी का। अब क्या करना है, अगर बंद पासे को खुले पासे में कन्वर्ट करते हैं ना, तो खुले पासे की डेफिनेशन होती है एक छोड़ के एक। मैंने पिछले पेपर नंबर 11 जो था उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो खुला पासा होता है उसमें एक छोड़कर एक संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। 5 का अपोजिट 4, एक छोड़कर एक मिल रहा है। 3 का अपोजिट 1, 3 का तो 6 होना चाहिए, एक गलत हो गया, ये गलत है। 4 के अपोजिट में 5, ये सही है। 1 के अपोजिट में 2, ये भी सही है। 6 के अपोजिट में 3, ये भी सही है। मतलब परफेक्ट बी बन रहा है। यहां पे देखते हैं, 6 का 3 बिल्कुल ठीक है, 4 का 1, 4 का तो 5 है, ये पेयर गलत है, सी भी गलत हो गया। 4 का 1, 4 का 1 बिल्कुल नहीं है, यही गलत है, ये भी गलत है, आंसर बी सही हो जाएगा। समझ गए ना बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे वाह क्या बात है, 125 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को सभी फलक पर लाल रंग से रंगा जाता है, सब पे एक ही रंग किया गया। फिर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके कम से कम 2 फलक रंगे गए। सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी होगी। एन क्या होता है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा में छोटे घन की भुजा। यह हमारे लिए जरूरी है, एन की वैल्यू आना बहुत जरूरी है। 125 सेमी भुजा 125, छोटे वाले की 25, काट देंगे कितना आएगा 5, यानी हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 5। एन क्या होता है, किसी भी भुजा पर काटे गए छोटे छोटे घनों की संख्या एन होती है। किसी भी भुजा पर काटे गए छोटे छोटे घनों की संख्या क्या होती है, एन होती है। एन की वैल्यू आ गई 5, एन की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें क्या करना है, कम से कम 2 फलक रंगीन। हमसे क्या पूछा है, कम से कम 2 फलक रंगीन, 2 फलक रंगीन की बात कर रहा है। तो 2 फलक वाले का सूत्र होता है n-2 इंटू में 12, ये तो होता है 2 का, लेकिन कम से कम पूछा है, कम से कम। कम से कम में क्या होगा, 3 वाले भी ऐड हो जाएंगे। 3 सतह रंगीन वाले कितने होते हैं, 8। बस इतना सा आपको ये प्लस करना पड़ेगा। 2 रंगीन घन, दो रंगीन सतह वाले घन होते हैं n-2 इंटू 12, और इसमें 8 क्यों मिलाए, ये होते हैं 3 सतह रंगीन। तो ये तो देखो, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये तो हैं 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, और इसमें प्लस कर दिया 3 सतह रंगीन। 3 सतह क्यों, बोले 2 तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हैं तो उनको भी काउंट कर लिया जाएगा। 2 तो हैं ही और 2 से ज्यादा हैं उनको भी काउंट कर लेंगे। एन की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, कितनी है 5, 5 में से 2 गए 3, 3 गुणा 12 36, 36 प्लस 8 करेंगे तो 44 उत्तर आ जाएगा। हमारा आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन 44। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है देखना। 80 भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है, कितने पीले, एक रंग का प्रयोग। फिर 8 वाले छोटे घन से काटा जाता है। 80 एन बराबर बड़ा ए बटा छोटा ए, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़े वाले की 80 है, छोटे वाले की 8 है, तो एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो एन की वैल्यू आ गई 10, यहां तक का काम हो गया। इसके बाद पूछ रहा है उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी तीनों फलक रंगे हुए। तीनों फलक, तो तीन वाले का तो अभी मैंने बताया था, 3 सतह रंगीन वाले तो होते ही 8 हैं, फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं भाई साहब। 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन मिलते कहां हैं, कोनों पर, मिलते कहां हैं, कोनों पर, और कोने होते हैं कितने 8। तो इसका फिक्स आंसर ही 8 है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन हो, ऐसे घन जिसकी 3 सतह रंगीन हो, संख्या 8 फिक्स होती है, हर कोने पे एक मिलेगा, तो 8 फिक्स होती है इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, अगला क्वेश्चन देखिए, एक डाइस का क्वेश्चन है, ए से लेके एफ तक अंकित है।
ठीक है। जिस सतह पर C छपा है उसके विपरीत सतह पे कौन सा होगा, यानी हमें C का ऑपोजिट बताना है, C का ऑपोजिट बताना है। तो पकड़ो इनको, अपने आप पता लग जाएगा। दोनों में सेम आ रहा है कौन, F। ओके जी, क्लॉकवाइज रोटेशन करो, F से कौन कौन आए रास्ते में, A और B। यहां पे क्लॉकवाइज घुमाओ, कौन कौन आए, E और D। A का हो जाएगा E, B का हो जाएगा D। तो F के लिए बच गया C, और हमसे पूछा है C के अपोजिट में कौन है, C के अपोजिट में F। A आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा C के अपोजिट में F। A ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन है, गणित का प्रश्न है, और ये यहां पे आ गया तो अपन देख लेते हैं क्या मामला है। एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का बेलन काट दिया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना ठोस बर्बाद हो गया, यानी कितना सॉलिड हमें यहां से हटाना पड़ेगा। देखो एक बात समझा देता हूं। बात क्या है, एक तो घन है, ठीक है, एक घन है, और ये मान लीजिए वो घन ये है, ठीक है। इस घन से हमें क्या कहा, इस घन से एक बेलन काटा गया। बेलन काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बेलन काटेंगे अगर यहां से, अगर बेलन यहां से काटेंगे तो चाहो कैसे भी काट लीजिए उसको। जैसे मान लो हमने इधर से काट दिया, ऐसे बेलन काटा, ठीक है ना, और ये बेलन कहां तक कटेगा, पीछे तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर से छीलना पड़ेगा। बाहर बाहर से क्या करना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा। और छीलेंगे कैसे वो आप समझ लीजिए, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमें यहां से हटाना पड़ेगा। ये हटाएंगे तभी तो बेलन बचेगा बीच में। इस कॉर्नर से ये हटाएगा, इस कॉर्नर से ये हटेगा, इस कॉर्नर से ये हटेगा। तो यहां से यहां तक पूरा इसकी साइड बुझा है, बुझा यानी ये इसका व्यास हो गया। व्यास होगा तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। हम मान लेते हैं घन की भुजा को A मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, बेलन का व्यास हो जाएगा, व्यास भी A हो जाएगा। तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी, सॉरी रेडियस, त्रिज्या हो जाएगी इसकी A/2। अब क्या हो गया, आयतन किसमें पूछ रहा है, आयतन में कितना परसेंट ठोस बर्बाद हो गया। तो वॉल्यूम में कितना बर्बाद हो गया, तो A का क्यूब, भुजा क्यूब, आयतन निकालते हैं तो भुजा क्यूब, यानी ये A का क्यूब, ये कुल हो गया, ये कुल वॉल्यूम था। उसमें से इसका निकालेंगे तो क्या निकालोगे बताओ, अरे भाई घन का आयतन कितना होता है, πr²h, हाँ या ना, πr²h। पाई की वैल्यू, पाई आर की वैल्यू A/2, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो A²/2 का नीचे 4 हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी है, H इसकी डेप्थ है, डेप्थ भी कितनी है, H A ही है। H यानी हाइट, हाइट कितनी है, हाइट ये है, ये भी कितनी है, A है, तो H भी A आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, πa³ बटा में कितना, 4। अब एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि 100% A³ है, उसमें से इतना हमारे पास बच गया। तो बच गया तो फिर जो लॉस हो गया उसको क्या कर दो आप, परसेंटेज पूछा है तो माइनस परसेंटेज कर देंगे। तो पहले यही परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज निकालो, πa³ बटा कितना है, 4। परसेंटेज निकालना है A³ से, और गुणा में कितना लगा दो, 100। A³ से A³ कट गया तो क्या बचा, पाई का मान 22/7 मान लेते हैं, नीचे ऑलरेडी 4 है, गुणा में कितना है, 100 है। 4 दूनी ये काटेंगे तो ये कितना होगा, 11। 1100 में भाग लगाना है 7 दूनी 14 का, तो लगाओ देखें कितना आएगा, 14 7 98, तो कितने बचे 12, 120। 120 के बाद 14 का भाग लगाएंगे तो 14 × 98, और ये हो जाएंगे 112 है ना, 14 8 112। तो बचे कितने, 80। 80 का करेंगे तो कितना हो गया, 14 28, 14 चौक 56, 14 पंजो 70, तो लगभग 14 छिकाणी 84, तो लगभग ये मान लो 78.6 के आसपास आएगा, 78.5 के आसपास। तो ये इसका परसेंटेज है, ये तो बचा है,
तो गया कितना, 100 में से 78.5 के आसपास घटा लो, 78 के आसपास घटाओगे तो 78 के बाद 22 यानी 21.5% के आसपास रहेगा लगभग। 21.5 कौन सा है, 21.5 के आसपास ये है, बी एग्जैक्ट आंसर बी आ जाएगा। 21.42% इसका भाग उड़ गया होगा, रंधे में छुलाई हो गई, इसकी छिलाई हो गई, ऊपर ऊपर से हटा दिया, यानी ये घन था, घन में से बाहर के कोने छील करके बेलन बना दिया इसका, समझ गए ना। तो ये कहना चाहता है कि छिला हुआ भाग जो हट गया वो कितना परसेंट हट गया, तो लगभग 21.42% हट जाएगा। हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम परसेंटाइल बचा 78.5, यानी कि छीलने के बाद 78.5% के आसपास उसका नेट वॉल्यूम बचा है। तो गया कितना, 100 में से घटा दो, लगभग इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 21 पॉइंट कितना दिया, 42। तो ये लगभग घटाओगे तो ये कितना आना चाहिए, 78.58 आएगा, तो ये 21.42 बच जाएगा। लो जी, हो जाएगा कैलकुलेशन। समझ गए ना बात को, ओके जी। ये इतने ही क्वेश्चन आपके पेपर नंबर जो आपका 12 है उसमें थे। तो उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, सभी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं, समझ आ रही होगी बातें, और आसान तरीके से हम कैलकुलेशन आपको लेके आते हैं, आपको अच्छे से समझ आए। इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करेंगे, सभी आपके लिए लेकर के आएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलेंगे नए पेपर के साथ अगला एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।